गुड मॉर्निंग। अब आज हम रूफ ट्रस के बारे में पढ़ेंगे कि रूफ ट्रस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं। रूफ ट्रस क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने गसेट बेस के बारे में पढ़ लिया था। गसेट बेस क्या है, उसका ड्राइंग किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो रूफ ट्रस क्या होता है, रूफ ट्रस एक सिंपली जो है एक बीम की तरह समझ सकते हैं कि एक बीम है, बस जिसमें वेब जो है वो ओपन रहता है। जैसे बीम जो रहता है उसका वेब पूरा सॉलिड रहता है, रूफ ट्रस जो है वो बीम की तरह ही है, उसका वेब पोर्शन ओपन रहता है और बहुत सारे ट्रायंगल से मिलकर के बना होता है। ये स्टील रूफ ट्रस है बेसिकली, अगर समझेंगे। ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनरली कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज हम ज्यादातर कहाँ पर करते हैं, कहाँ ज्यादा सुटेबल होता है, बीम ही क्यों नहीं यूज कर लेते, रूफ ट्रस का ही यूज क्यों करते हैं। तो कई जगह क्या होता है, जब स्पैन कम होता है तो वहां पर हम बीम का उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। लेकिन जब ऐसा केसेस आता है जहां पर स्पैन काफी ज्यादा है, वहां पर बीम को यूज करेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, उसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लार्ज स्पैन होता है तो उसमें बीम का जो वेब वाला पोर्शन है, जो पोर्शन यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं, उस वेब वाले पूरे क्रॉस सेक्शन का फुली यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी पूरे पोर्शन में उतने मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। कुछ कुछ जगह पर मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं, कई जगह नहीं प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से बेसिक डायग्राम रहता है उसका ट्रस का। तो ये पोर्शन खाली बच गया, देखिए ये तीनों जगह खाली बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मटेरियल सेव हो गया। तो अगर हमारा स्पैन बहुत ज्यादा है, लार्ज है, तो ऐसे केसेस में हम फिर बीम का उपयोग अनइकोनॉमिकल समझते हैं, ट्रस का फुली यूटिलाइजेशन हो जाता है। ट्रस में जो मेंबर है वो इसी तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि उसका हर एक जो मेंबर है उसमें फोर्स आए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। और कहाँ पर ज्यादा सुटेबल होता है, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है, रेनफॉल जहाँ पर ज्यादा है तो वहां पर भी हम रूफ ट्रस का उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि रूफ ट्रस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, तो वाटर जो ड्रेनेज है वो आसानी से हो जाता है। रूफ ट्रस के केस में आसानी से ड्रेनेज हो जाता है वहां पर भी। सिमिलरली स्नोफॉल जहां पर होगा, स्नोफॉल होगा, अगर आप बीम प्रोवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली इस तरीके से या हमको इस तरीके से मेंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आसानी से स्नो जो है वो हमारा रख जाएगा। लेकिन इस केस में स्नो जो है आसानी से शिफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्नो लोड हमको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो जहां पर लेंथ बहुत ज्यादा है या जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है या जहां पर स्नोफॉल होता है, ऐसे केसेस में या ऐसी लोकेशंस में हम फिर रूफ ट्रस को ज्यादा सुटेबल समझते हैं। रूफ ट्रस कितने तरीके के होते हैं ये आप लोगों ने पहले अपने बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह में पढ़ लिया होगा कि कौन कौन से रूफ ट्रस होते हैं। किंग पोस्ट ट्रस होता है, क्वीन पोस्ट ट्रस होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रस होते हैं, सभी की सुटेबिलिटी अलग अलग टाइप के स्पैन के लिए रहती है। जैसे कि किंग पोस्ट ट्रस जो है वो 8 मीटर तक की स्पैन के लिए सुटेबल समझा जाता है। तो ये किंग पोस्ट ट्रस है जो कि 8 मीटर स्पैन के लिए सुटेबल है। क्वीन पोस्ट ट्रस आप 10 मीटर तक ले सकते हैं। ये सिर्फ पैटर्न बदल गया, देखिए सभी ट्रायंगल से ही मिलकर बने हुए 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रायंगल का यूज किया कि सभी ट्रायंगल से ही मिलकर के बने होते हैं इसमें। तो ये किंग पोस्ट ट्रस हो गया, ये क्वीन पोस्ट ट्रस हो गया, हाउ ट्रस हो गया। ये 4 से 8 पैनल रहते हैं इसमें, 6 मीटर से लेकर 30 मीटर तक के लिए इसको हम यूज करते हैं। सिमिलरली ये प्रैट ट्रस है जो कि 6 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक के लिए सुटेबल होता है। सिमिलरली मॉडिफाइड प्रैट ट्रस है। यानी ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड किस तरीके का आ रहा है, किस पॉइंट पर लोड आने वाला है स्पैन में, वहां पर हम लोग फिर इस तरीके से अरेंजमेंट उसका मॉडिफाई कर देते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है। ब्रिज वगैरह में आपने देखा होगा ट्रस का उपयोग कर लेते हैं, साइड पोर्शन में ट्रस का उपयोग करते हैं, या जो कमर्शियल बिल्डिंग है या वर्कशॉप वगैरह है वहां पर फिर ये ट्रस का उपयोग आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। रेलवे स्टेशन वगैरह में मोस्टली देखा होगा, जो कवर रहता है ऊपर, जो रूफ रहता है उसका वो स्टील का ही बना होता है, कंक्रीट का बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ये फिंक ट्रस है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। कंपाउंड फ्रेंच ट्रस है, इसमें एक से ज्यादा ट्रस जो है कंबाइन कर दिए गए हैं। फैन ट्रस इस तरीके से, ये वाला ट्रस भी आपने देखा होगा जिसमें बिल्डिंग में एक तरफ से आप दूसरी तरफ उठाते हुए चले जाते हैं। तो ये बेसिक अरेंजमेंट है। ठीक है, कितने टाइप का ट्रस होता है, किस स्पैन के लिए कहाँ पर कौन सा सुटेबल है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमें जो देखना है वो ये है कंपोनेंट पार्ट ऑफ रूफ ट्रस। जो रूफ ट्रस होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, ये हमको देखना है।
तो देखिए इसके 3 पार्ट है एक्चुअली, एलिवेशन, फिर इसके बाद प्लान है, और उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू भी है। तो पहले आइसोमेट्रिक व्यू देख लीजिए, तो वहां से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये एलिवेशन है, ये इसका प्लान है, और इसके बाद इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसका, जिसमें ये एलिवेशन वाला पोर्शन और ये आपका आगे किस तरीके से बना हुआ ये दिखाई देगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये एलिवेशन में दिखाई दे रहा है, ये पीछे का पोर्शन है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। यही जो ट्रस है ये कुछ कुछ डिस्टेंस पर रिपीट होता है। देखिए यहाँ पर फिर से ट्रस लगा हुआ है, यानी यही वाला पैटर्न जो स्टील का फ्रेम है ये यहाँ पर फिर से लगाया गया होगा एक डिस्टेंस के बाद फिर से, यानी ये रिपीट होता रहता है कुछ कुछ डिस्टेंस पर। जो गैप होता है इनके बीच का उसको कहते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रस। कितनी स्पेसिंग पर रखे गए हैं वो स्पेसिंग ट्रस है। रूफ कवरिंग आपने देखा ही होगा, ऊपर लगाया रहता है, ठीक है। तो ये एक मेन मेंबर है। अभी ये सिर्फ इतना समझिए, कुछ डिस्टेंस पर इसको लगाया गया है, फिर उसी डिस्टेंस पर रिपीट किया गया। ऐसा ही जितना स्पैन होगा, जितना लार्ज हमारा उसका लेंथ होगा, कितने लेंथ में हमको प्रोवाइड करना है, तो उसके बेसिस पर हम इसको प्रोवाइड करते जाते हैं। कितनी स्पेसिंग पर रखना है, स्पेसिंग कम होगी तो और नज़दीक आ जाएगा, स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूर पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका एलिमेंट हम देखते हैं। ये प्लान दिखाई दिया गया, यहाँ पर देखिए प्लान में क्या किया गया है। प्लान में अगर देखते हैं तो ये एक रूफ ट्रस है, यहाँ से यहाँ तक एक रखा हुआ है, ये सपोर्ट है दोनों तरफ, ये एक आई सेक्शन स्टील का रखा हुआ है, ये भी आई सेक्शन जो टॉप से आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा। ये एक यहाँ पर ट्रस रख देंगे, दूसरा ट्रस यहाँ पर रख देंगे, तीसरा ट्रस यहाँ पर रख देंगे। यानी इनके बीच जो है ये एक ट्रस यहाँ पर रखा होगा, इन दोनों सपोर्ट के बीच में, इन दोनों सपोर्ट के बीच में भी एक रखा होगा, और एक इन दोनों सपोर्ट के बीच में रखा होगा। इस तरीके से अभी हम यहाँ पर 3 जो ट्रस है उनको प्रोवाइड किया गया है। अभी और भी ज़्यादा लेंथ में हमको, या रूम का साइज और ज़्यादा है तो हमको और भी ज़्यादा उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक वर्कशॉप है, तो अब जितनी ज़्यादा वर्कशॉप की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करते जाना है। जैसे और ज़्यादा होगा तो फिर हमको एक बार यहाँ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी इस लेंथ में, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोवाइड करते हुए चले जाएंगे, तो जितना भी लेंथ होगा उतना प्रोवाइड कर देंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसको कहते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रस। या ये वाला जो पोर्शन है इसी को बे भी कहते हैं, BAY। ये जो गैप है सेंटर टू सेंटर, सपोर्ट के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, उसको स्पेसिंग ऑफ ट्रस कहते हैं। ये सपोर्ट है, ये जो सेंटर लाइन, ये अभी एलिवेशन में देखते हैं ये रेज लाइन क्या होती है। स्पेसिंग ऑफ परलेन, ये परलेन जो रखा हुआ है उनके बीच का स्पेसिंग है। परलेन क्या है ये सब हम इसमें देखेंगे डायग्राम, ये इस तरीके का। ये मेन आपका एलिवेशन वाला पोर्शन है। ये सपोर्ट है जो आई सेक्शन के तौर पर हमको दिखाई दे रहा था अभी, ये सपोर्ट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है उसको स्पैन कहते हैं। अब इसमें से मेन मेंबर देखिए, ये रेज लाइन जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन जो अंदर गया हुआ, ये देखिए पूरी रेज लाइन इसमें दिखाई दे रही है, ये इसको रेज लाइन कहते हैं, टॉप पोर्शन, ठीक है। अब इसमें मेन मेंबर क्या है, स्पैन आपने समझ लिए, सपोर्ट समझ लिए। अब इसका जो ये देखिए, ये मेन फ्रेम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से, ये यहाँ से होते हुए और ये नीचे से सेंटर, ये इनर ट्रायंगल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेन मेंबर है इसको कहते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको प्रिंसिपल रैप्टर से उन्होंने दर्शाया है, टॉप कॉर्ड कहें या प्रिंसिपल रैप्टर कहें, जो सबसे आउटर वाला पोर्शन है इस रूफ ट्रस का, उसको प्रिंसिपल रैप्टर कहते हैं, टॉप कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये कंप्रेशन में रहता है। सिमिलरली ये एक मेन टाई है। अब 2 तरीके के मेंबर रहते हैं, या तो टाई होगा या स्ट्रट होगा। जो ट्रस है उसमें 2 मेंबर, एक टाई और एक स्ट्रट। जो मेंबर कंप्रेशन में होगा वो स्ट्रट कहलाएगा, और जो मेंबर टेंशन में होगा वो टाई कहलाएगा। तो ये मेन टाई है, बाकी भी दूसरी जो टाई है उनको भी टाई कहेंगे, ठीक है। बट डिपेंड करेगा कि उसमें नेचर ऑफ फोर्स कैसा है। अगर वो टेंशन में है तो वो टाई कहलाएगा, और अगर कंप्रेशन में है तो स्ट्रट कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल रैप्टर हो गया, प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर। ये प्रिंसिपल रैप्टर या टॉप कॉर्ड मेंबर जो कि कंप्रेशन में रहेगा, मेन टाई जो कि टेंशन में रहेगा, बाकी मेंबर भी टेंशन या कंप्रेशन में रहेंगे, उनको टाई या स्ट्रट कहेंगे जैसा फोर्स होगा। अब स्पैन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये जो राइज है, ये देखिए राइज क्या है, टॉप पॉइंट जो है स्ट्रस का, टॉप पॉइंट से स्पैन को मिलाने वाली लाइन के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, यानी जो आपका ट्रस है उसके टॉप पॉइंट से
जो आपका सपोर्ट है उनको सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम राइज। ठीक है, तो राइज हो गया और स्पैन हो गया। राइज क्या है? टॉप पॉइंट से ये जो लाइन है इसको मिलाने वाली, इन दोनों ज्वाइंट्स को मिलाने वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो राइज और स्पैन हो गया। अब देखिए राइज और स्पैन, इनकी जो वैल्यू है इनके बेसिस पर हमारा कॉस्ट कम और ज्यादा होता रहता है। अगर स्पैन कम होगा कॉस्ट कम आएगा, स्पैन ज्यादा होगा, मान लीजिए रूम की चौड़ाई ज्यादा है तो फिर कॉस्ट ज्यादा आएगा। राइज जो है हमको सेट करना होता है कि उसकी हाइट कितना रखना है, क्योंकि राइज और स्पैन से ये थीटा डिसाइड होता है। ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा, थीटा कैसे होगा? राइज और स्पैन का हाफ, तो टेन थीटा अगर निकालेंगे तो राइज अपॉन स्पैन बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा हमारा जितना ज्यादा होगा उसी के बेसिस पर ये राइज जो है चेंज होता जाएगा। थीटा ज्यादा होगा तो राइज की वैल्यू ज्यादा होगी, थीटा कम होगा राइज की वैल्यू कम होगी। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि राइज की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू जितनी कम ज्यादा करेंगे उसके बेसिस पर स्नो और विंड का इफेक्ट अलग अलग होगा। अगर इसको ज्यादा वर्टिकल रखेंगे यानी थीटा ज्यादा रखेंगे तो स्नो हमारा आसानी से नीचे आ जाएगा, ये वाटर जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, आसानी से नीचे आ जाएगा। लेकिन वहीं पर विंड का इफेक्ट ज्यादा आएगा, हवा का जो प्रेशर है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा तो ज्यादा एरिया सीधे परपेंडिकुलरली जो एयर लगेगा उसका प्रेशर ज्यादा रियलाइज होगा। इसलिए हमको राइज जो है वो कुछ कंडीशंस के तहत रखना होता है। ठीक है, कि कितना रखना है। थीटा के भी जैसे रेंज बनी हुई है कि थीटा को हमको बहुत ज्यादा नहीं रखना है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री तक चले जाते हैं। तो ये थीटा के बेसिस पर राइज और स्पैन अलग अलग होता रहेगा, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है, स्पेसिंग से भी कॉस्ट बढ़ेगी। जो स्पेसिंग ऑफ ट्रस है, अगर स्पेसिंग ऑफ ट्रस हम कम रखेंगे तो ज्यादा पास पास ट्रस आएंगे, ज्यादा पास पास ट्रस प्रोवाइड करेंगे तो हमको कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये स्पैन ऑफ ट्रस कह सकते हैं, ये सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो स्पैन। ये देखिए रेज, अब आप समझ गए होंगे कि रेज लाइन क्या है। टॉप लाइन जो रहती है ट्रस का, जो टॉप वाला पोर्शन है ये अंदर की तरफ जो गया हुआ है उसको रेज लाइन कहें। ठीक है, पैनल क्या है? दो ज्वाइंट के बीच, दो ज्वाइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो पैनल है, या ये कहें दो कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट ज्वाइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पैनल कहेंगे। दो एडजेसेंट, कोई भी मतलब क्रमागत पॉइंट होने चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस वो पैनल है। ठीक है, अब पैनल ज्वाइंट क्या है? पैनल ज्वाइंट वो पॉइंट रहते हैं जहां से हम लोड को ट्रांसफर करते हैं, जहां से लोड ट्रांसमिट होता है। जो लोड आ रहा है वो ट्रस में किसके माध्यम से ट्रांसमिट होगा? पैनल ज्वाइंट के माध्यम से। तो मोस्टली हम जो फोर्स लगाते हैं या लोड अप्लाई करते हैं वो पैनल ज्वाइंट के पास ही अप्लाई करते हैं। अब प्रिंसिपल रैफ्टर मैंने आपको बता दिया था। पर्लिन क्या है? ये पर्लिन देखिए, ये चैनल सेक्शन जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ कुछ दूर पर लगे हुए, तो ये पर्लिन क्या है? पर्लिन जो है वो प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर रखा हुआ मेंबर होता है जो कि रैफ्टर को सपोर्ट करता है। प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर रखा हुआ है और कॉमन रैफ्टर को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले प्रिंसिपल रैफ्टर है, फिर पर्लिन है, उसके ऊपर रैफ्टर रखा हुआ है, ये इसको कॉमन रैफ्टर भी कहते हैं। तो पर्लिन जो है वो प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर रखा हुआ होता है जो कि रैफ्टर को रखने में सपोर्ट करता है या होल्ड करके रखता है। ये पर्लिन जो है ट्रस से ट्रस तक फैला हुआ होता है। एक पर्लिन अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो कंटिन्यूअस जाएगा जहां तक दूसरे ट्रस से स्टार्ट होगा, इस तरीके से ज्वाइंट के बीच में चला जाएगा। यानी ये जो पर्लिन अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पर्लिन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से बढ़ते हुए ये देखिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। ये इस तरीके से बढ़ता हुआ ये ट्रस जहां तक जाएगा वहीं तक पर्लिन ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये पर्लिन प्रोवाइड कर देते हैं। अब पर्लिन को आपने देखा होगा ज्वाइंट पर ही प्रोवाइड करते हैं। देखिए ज्वाइंट पर प्रोवाइड करने के पीछे भी रीजन है कि अगर आप ज्वाइंट पर प्रोवाइड करेंगे तो जो पर्लिन का सेल्फ वेट है, उस सेल्फ वेट की वजह से भी कोई ना कोई फोर्स आएगा। अगर वो फोर्स ज्वाइंट पर ही आएगा तो केवल फोर्स ही रहेगा, लेकिन अगर आप सेंटर में कहीं रख देंगे तो उसकी वजह से मोमेंट आने लगेगा। इसीलिए हम लोड भी जो अप्लाई करते हैं वो ज्वाइंट के पास ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट के पास में लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से कम मोमेंट नहीं आने पाएगा ट्रस में। तो मोस्टली जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं वो इसी तरीके से ज्वाइंट के पास में अप्लाई किया जाता है। तो पर्लिन भी ज्वाइंट के पास में ही रखा हुआ रहता है। ज्वाइंट के पास रखा रहने से उसकी वजह से केवल डायरेक्ट फोर्स आएगा, जैसे इसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा, लेकिन मोमेंट नहीं बनने पाएगा। लेकिन अगर इसी पर्लिन को आप शिफ्ट करके यहाँ पर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से इस जो प्रिंसिपल रैफ्टर है उस पर मोमेंट आने लगेगा।
तो इसके मेन मेंबर जो है, देखिए रिज लाइन क्या होती है, टॉप कॉर्ड या प्रिंसिपल रैफ्टर क्या है, फिर उसके बाद परलेन क्या है, उसके ऊपर रैफ्टर किस तरीके से रखा हुआ है, स्लोप क्या होता है, उसका स्पैन क्या है, कितना राइज होना चाहिए, मेन टाई क्या है, बाकी भी टाई मेंबर या स्ट्रेट मेंबर होंगे, ठीक है। ये थीटा यानी स्लोप क्या होता है, तो स्लोप तो आपको राइज और स्पैन से ही मिल जाएगा कितना है। अब इसके बाद इसी का ये टॉप भी दिखाया गया, तो वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये बे है या स्पेसिंग ऑफ ट्रस है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्पैन है जो दिखाई दे रहा है, ये रिज लाइन है, ये कॉलम पॉइंट है, ये दोनों सपोर्ट है, एक ट्रस के लिए, ये दूसरे ट्रस के लिए, ये तीसरे ट्रस के लिए, ठीक है। अब इसका ये मेन मेंबर देख लेते हैं यहाँ से, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रिंसिपल रैफ्टर जो मेन कंप्रेशन मेंबर होता है, ये मेन टाई है जो कि मेन टेंशन मेंबर कह सकते हैं, ये राइज वाला पोर्शन है, ये परलेन इसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक पे हुए तो देखिए सीधे प्रिंसिपल रैफ्टर के बाद अभी परलेन दिखा दिया गया है लाइन डायग्राम से, उसके ऊपर कॉमन रैफ्टर भी यहाँ पर रखा होगा। ये रिज लाइन, ये देखिए टॉप से जाते हुए यहाँ से लास्ट तक जाएगी जहाँ तक रूम फिनिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से एक बार ट्रस रख दिया जाएगा, जितनी दूर पर रखा जाएगा उसको स्पेसिंग कहेंगे, उसके ऊपर रूफ कवरिंग भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू। ये एंगल है थीटा, स्लोप कहेंगे या पिच कहेंगे, ठीक है, थीटा कहें, एंगल ऑफ पिच कहा गया है, ठीक है। तो ये इसका रूफ ट्रस का बेसिक डायग्राम है, कौन कौन से एलिमेंट बने होते हैं, तो उसका थ्योरी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। राइज ऑफ रूफ ट्रस इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट से कहाँ तक, लाइन ज्वाइनिंग। Rise of roof truss is defined as the perpendicular distance from highest point to the line joining to the support. सपोर्ट से सपोर्ट तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है। पिच क्या है, राइज और स्पैन का जो रेशियो है वो पिच है, जो राइज और जो स्पैन है उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम पिच कह देंगे। ये पिच कितना रखना है ये डिसाइड होता है, देखिए वैल्यू ऑफ पिच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द लोड। तो इसके लिए जनरली जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, किस क्लाइमेट में बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट कंडीशन की अगर बात करें तो ये है, तो इसीलिए जो पिच की वैल्यू है ये 1/3 से 1/5 रखते हैं, यानी जो राइज है वो स्पैन का 1/3 से लेकर के 1/5 तक होता है, यानी हाईएस्ट 1/3 और लोएस्ट 1/5 इनके बीच में ही रखते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारा क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इट में बी नोटेड फॉर लेसर प्लेस, अगर पिच बहुत कम रहेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उठान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पिच कम होने का मतलब इस तरीके से रखा हुआ रहेगा, पिच ज़्यादा होगी मतलब कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, बिंड का इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना इसमें हो जाएगा, इस वाले में इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो वही उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका पिच कम रहेगा तो बिंड का इम्पैक्ट कम होने पाएगा, अगर ज़्यादा आप कर देंगे पिच की वैल्यू तो उसको जो है राइज भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, राइज ज़्यादा रखेंगे तो हमको फिर उसके लिए बिंड का इफेक्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। आगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इसको, अब बाद में ही फिनिश करेंगे। बे क्या है, बे इज डिफाइंड डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रस, एडजेसेंट ट्रस के बीच का डिस्टेंस जो है उसको बे कहेंगे, या हम कहेंगे स्पैन कहेंगे, वो स्पेसिंग ऑफ ट्रस कहेंगे। पैनल क्या है, दो जो एडजेसेंट ज्वाइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको पैनल कहा गया है। पैनल पॉइंट क्या है, जहाँ से हमारा लोड ट्रांसमिट होता है उसको पैनल पॉइंट कहेंगे। स्पेसिंग क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रस के बीच का डिस्टेंस जो है उसको स्पेसिंग कहेंगे। आगे परलिन क्या है, परलिन स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं जो कि हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर रखे होते हैं और जो कि कॉमन रैफ्टर को रखने में सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा परलिन है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, परलिन जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहाँ पर रखना है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उससे आप रीड कर लेंगे उसको क्या है। मेन टाई क्या है, बॉटम कॉर्ड मेंबर जो रहता है उसको मेन टाई कहते हैं, ये टेंशन में ही रहेगा। प्रिंसिपल रैफ्टर जो टॉप कॉर्ड मेंबर होता है ये काहे में रहेगा, कंप्रेशन में ही रहेगा। स्ट्रट और टाई बाकी जो मेंबर है उसको हम ये कहेंगे, ठीक है। ये बेसिक इसके, नेक्स्ट क्लास में हम उसके लोड्स के बारे में ब्रीफ में देखेंगे और परलिन के बारे में।